बचपन से हम लोग एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं, एजुकेशन, राइट। और एजुकेशन के ऊपर क्यों फोकस करते हैं? हमें पैसा कमाना है, अच्छा एजुकेशन होगा तो अच्छा पैसा आएगा। लेकिन कभी हमने सोचा है कि पढ़ाई के साथ साथ हमें पैसा कमाना है, जिसके बारे में हम लोग बहुत फोकस करके बचपन से उसी ख्याल में बड़े होते हैं और अपना स्ट्रीम चुनते हैं कि हम लोग ये पढ़ेंगे तो इतना पैसा आएगा, वो पढ़ेंगे तो उतना पैसा आएगा, वगैरह वगैरह। लेकिन कभी आपने सोचा है कि पैसे कमाने से भी ज़्यादा कुछ और इम्पोर्टेंट है? नहीं सोचा है ना? हाँ, मैं आपको बताती हूँ। और आज इस सेशन में हम लोग वही डिस्कशन करने वाले हैं। पैसे कमाने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि पैसे कमाई करके उसका क्या किया जाए। बेसिक नीड तो सबका होता है, लेकिन कोई लॉन्ग टर्म नीड के बारे में सोचते हैं, कोई बिजनेस करने के बारे में सोचते हैं, इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं। पैसे कमाना, उसको सही तरीके से यूज़ करना, उसका यूटिलाइज़ करना, उसको सही तरीके से उसका रिटर्न कैसे आना, वो सब कुछ आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। कुछ टेक्निकल चीज़ें रहेगी जहाँ पे हम लोग बिजनेस, SME, IPOs के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। कुछ टेक्निकल चीज़ें रहेगी, कुछ नॉन टेक्निकल चीज़ें रहेगी, कुछ ऐसी चीज़ें रहेगी जहाँ पे शायद आप कमेंट सेक्शन में सवाल जवाब कर सकते हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ है मिस्टर हितेश पटेल, जो बहुत सारे कंपनीज का मनी डबल ट्रिपल कर चुके हैं और आप एक्सपर्ट हैं अपना IPO स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री में। हम लोग उनको स्वागत करते हैं। हितेश जी, आपको स्वागत है हमारे स्टूडियो में। एंड थैंक यू सो मच हितेश जी, निकाल के यहाँ पे आए, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। हितेश जी, आज का जो टॉपिक है हमारा स्पेशली इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, SME के ऊपर, IPOs के ऊपर। थोड़ा टेक्निकल है एंड थोड़ा नॉन टेक्निकल है, जो हमारे आम जनता है उनके लिए, जो जिनके पास कंपनीज नहीं है। बट हम लोग स्टार्टअप के ऊपर भी बात करेंगे। सो पहले शुरू करते हैं हितेश जी, आप मुझे ये बताइए कि ये SME IPOs जो है उसका फोकस क्या है, एक्चुअली इंडस्ट्री क्या है, उस सही में लोग SME में आपको IPOs मिल रहे हैं, आप कर रहे हैं? और आप देखेंगे कि जितने भी छोटी कंपनीज है उसको ग्रोथ के लिए, एक्सपांशन के लिए फंड चाहिए, तो बैंक लोन लेना वगैरह डिफ़िकल्ट हो जाता है, कोलेटरल लगता है और डेट को सर्वाइव करने के लिए, इंटरेस्ट भरने के लिए उनको दिक्कत होता है। तो SME मार्केट बहुत बड़ा है। इंडिया में 2 लाख प्लस SME कंपनीज है। जो आप स्टॉक मार्केट में देखेंगे सिर्फ 500 साढ़े 500 कंपनी SME में लिस्ट हुई है अभी तक। तो मार्केट पोटेंशियल बहुत बड़ा है। इंडिया का आप आबादी देखेंगे तो 140 करोड़ की आबादी है, जबकि स्टॉक मार्केट, ओवरऑल स्टॉक मार्केट SME और मेन बोर्ड भी देखेंगे तो 4,500 से 5,000 कंपनीज ओनली लिस्टेड है। तो एवरी डे का जो लाखों करोड़ों का जो कारोबार हो रहा है स्टॉक मार्केट में, तो सिर्फ ये 4,500-5,000 कंपनी के अंदर ही हो रहा है, जबकि अपनी आबादी 140 करोड़ की है। तो आप देखो मार्केट पोटेंशियल कितना है और कितनी सारी SMEs कंपनीज है जो अनलिस्टेड है, प्राइवेट प्रोपराइटरशिप कंपनीज है, प्राइवेट पार्टनरशिप कंपनीज है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है, जो अभी तक मार्केट में आई ही नहीं है फंड रेज के लिए। कि या तो उनको नॉलेज नहीं है या वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस उनसे डरते हैं, कि कंप्लाइंस से डरते हैं कि क्यों जाना मार्केट में। और पहले तो कौन देगा पैसा? अगर मैं मेरी कंपनी को मैं IPO में लेके भी जाऊं स्टॉक मार्केट में, पब्लिक लिमिटेड भी करूं, तो मुझे इतना पैसा कौन देगा? तो वो थोड़ा नॉलेज अभी तक काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको हम आज दिन रात मिलते रहते हैं और मिलते हैं, तो उनको ये भी मैं IPO लेके आऊँगा तो मुझे पैसा कौन देगा, कौन लगाएगा मेरी कंपनी छोटी है। आज जिनका कारोबार 40, 50, 100 करोड़ का भी है तो और प्रॉफिट 5, 7, 10 करोड़ भी कमा रहे हैं, तो वो लोग डर रहे हैं कि मार्केट में जाएंगे तो फंड रेज होगा नहीं होगा। वो सारा उनको अभी भी माइंड से वो उनको वो नहीं हो रहा है कि भाई ऐसा पैसा कैसे आएगा मार्केट में। और चैलेंजेस भी है कि भाई IPO करेंगे, कल को पब्लिक मीटिंग करना पड़ेगा, EGM करना पड़ेगा, AGM करना पड़ेगा, शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ेगा, शेयर होल्डिंग पैटर्न, रिजल्ट को, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कंप्लाइंस सारा करना पड़ेगा। तो उनके लिए एक थोड़ा नया विषय है और उनके लिए उनको अभी तक मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है वो। लेकिन वो सब क्या है कि वो जब ऑडिटर है, आपका जेन्युइन आपका बिजनेस है, आप ग्रोथ कर रहे हो और आपको फ़ंड चाहिए, तो डेफिनेटली आपको SME मार्केट में आना चाहिए। फ़ंड इजीली रेज हो जाता है अगर कंपनी अच्छा है, बिजनेस प्लान अच्छा है, आपका ग्रोथ स्ट्रेटेजी अच्छा है, आपकी टीम अच्छी है, आपका ग्लोबल मार्केट है, आपका डोमेस्टिक मार्केट है, एक्सपोर्ट का बहुत अच्छा बिजनेस है, तो आपको SME में आके आपकी कंपनी को लिस्ट करना चाहिए। कि एवरी कंपनी जब जो भी ग्रोथ करती है उनको फ़ंड तो लगेगा ही, हर स्टेज पर फ़ंड लगेगा। तो अगर आप IPO करके 15
15-20 करोड़ रुपया रेज करते हो, फिर उसको कंपनी में डाल के अच्छी तरह से अगर ग्रोथ करते हो, तो आप जो भी फंड रेज करके और मिनिमम साल में एज पर बिजनेस, कोई भी बिजनेस में हम फंड रेज करते हैं तो 3 टाइम्स रोटेट होता है साल में मिनिमम। तो अगर आप 20 करोड़ लेके अगर आपका रेवेन्यू 60 करोड़ को कर सकते हो, तो नेचुरली अगले 5 साल का आप मल्टी ईयर ग्रोथ कर सकते हो। और लिस्टिंग होने के बाद आप राइट इश्यू, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, QIB, तो जैसे जैसे आपको ग्रोथ के लिए फंड चाहिए, वंस यू आर लिस्टेड, आप IPO के बाद और भी फंड रेज कर सकते हो बिजनेस एक्सपेंशन के लिए। तो SME जो है, मैं तो ये बोलूँगा कि यहाँ तक बोलूँगा कि जिनको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या अच्छी कंपनी पार्टनरशिप हो या प्रोप्राइटरी हो, SME का क्राइटेरिया है कि मिनिमम 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए। अगर आपकी कंपनी 3 साल पुरानी है और 3 आउट ऑफ 2 ईयर्स प्रॉफिट कर रही है आपकी कंपनी, तो डेफिनेट, और नेटवर्थ जो है पॉजिटिव 3 करोड़ की है, तो आप SME IPO कर सकते हो। और आपका अगर ये बिजनेस प्लान है, ऑलरेडी आगे एक्सपेंशन का प्लान है, तो आप डेफिनेटली फंड रेज कर सकते हो SME थ्रू। इसमें रिस्क फैक्टर क्या है? इसमें रिस्क ये है कि जहाँ तक मुझे लगता है रिस्क कुछ भी नहीं है। SME IPO में रिस्क क्या है कि आप आपकी कंपनी को पब्लिक डोमेन कर रहे हो, अभी प्राइवेट लिमिटेड है उसको पब्लिक में लेके जा रहे हो, तो आप जो 26-27% डाइल्यूट करोगे वो पब्लिक शेयर होल्डर रहेंगे, बाकी का जो आपके पास रहेगा शेयर्स वो प्रोमोटर्स के पास रहेगा। आपको जो 27 या 30% आप एज पर वैल्यूएशन, सेबी रजिस्टर्ड मर्चेंट बैंकर आपको वैल्यूएशन देंगे, वो हिसाब से आपको, जहाँ तक SME अभी जो आ रहे हैं मार्केट में, तो सारे प्रॉफिट के 10x 12x पे आ रहे हैं। यानी कोई कंपनी का प्रॉफिट अगर 5 करोड़ है तो मर्चेंट बैंकर उनको 60 करोड़ का वैल्यूएशन देता है मैक्सिमम। और काफ़ी इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें मल्टीपल हायर भी रहता है, 15, 20, 25 का भी रहता है। जैसे ड्रोन इंडस्ट्री है तो उसका P मल्टीपल मोर देन 50 है। तो काफ़ी फिनटेक है तो उनका तो कोई 100 के ऊपर भी काफ़ी कंपनीज है जिनका P मल्टीपल है। लेकिन फंडामेंटल हम देखें, एज अ रिटेल इन्वेस्टर का ध्यान रख के अगर IPO करना है तो 10x से 12x प्रॉफिट का करके 26% डाइल्यूट करके हम फंड रेज कर सकते हैं और इजीली पब्लिक भी उसमें पार्टिसिपेट। तो IPOs लाने के लिए बहुत सारे कंपनीज है, फ्रॉम मीडिया टू एग्रीकल्चर टू हेल्थ सेक्टर, बहुत सारे कैटेगरीज है। कुछ पर्टिकुलर है दैट ये आजकल के ट्रेंडिंग क्या चल रहा है? मतलब चल रहा है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिनटेक, SaaS और एग्रीकल्चर, ड्रोन, AI, वो जो सारे फ्यूचर में भी मैं काफ़ी सारी कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ। तो ड्रोन कंपनी का कुछ कर रहे थे? हाँ, ड्रोन में, हाँ, तो ड्रोन कंपनी जैसे एग्रीकल्चर में वो जो मैपिंग करती है वो कंपनी है, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कर रही है वो कंपनी है, तो जिसमें ऑलरेडी इनिशियली मैंने भी इन्वेस्टमेंट किया है और आई एम होल्डिंग ऑलमोस्ट 28% स्टेक। और स्टार्टअप में मेरी कंपनी जो है फंडिंग टच चेंबूर में मेरी ऑफिस है और मैं 25 साल से स्टॉक मार्केट में हूँ। तो मेरा बेसिकली बैकग्राउंड ये है कि मैं स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। मेरी टिकट साइज़ 1 करोड़ से 5 करोड़ है और स्टार्टअप को इन्वेस्टमेंट करके उनको कंपनी को बड़ा करता हूँ। फिर अच्छे एक लेवल पे जब वो IPO स्टेज पे आती है तब उनको इनिशियल पब्लिक ऑफर करके IPO करता हूँ। तो अभी तक मैंने 18 IPO किए, SME IPOs, और अभी अपकमिंग ये साल भी मेरे 6-7 IPO है पाइपलाइन में। और मैं अभी शुरू में स्मॉल स्टेक ले लेता हूँ कंपनी में और उसको बड़ा करके मैं कंपनी को, प्रोमोटर्स को हेल्प करता हूँ। आप IPOs का नाम बोल रहे हैं, आपको भी पता है दैट मैं भी पिछले 20 साल पहले जैसे मैं कुछ ऐसे मैगजीन्स, ऐसे न्यूज़पेपर में, बिजनेस न्यूज़पेपर में काम करी हूँ जहाँ पे IPO के साथ मैं भी थोड़ा जुड़ी हुई हूँ। मैंने ये देखा है कि साउथ में स्पेशली, क्योंकि मैं साउथ से काम करी हूँ, तो मैंने देखा है जहाँ पे गुजरात है, मुंबई है, नॉर्थ इंडियन है, वो लोग ज़्यादा IPOs करते हैं, उनका पब्लिक इशू ज़्यादा निकलते हैं कंपेयर टू यहाँ पे। जब यहाँ पे भी मैं लोगों से बात करती थी, पहले की बात कर रही हूँ, और आज भी मैं वो 10 साल 20 साल का ट्रेंड में सेम ट्रेंड देख रही हूँ। साउथ में अभी भी एक्सपेरिमेंट लोग नहीं करते, अभी भी एक डर रहता है, नहीं अपना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, हम ठीक है ऐसे ही जाएंगे। वो लोग को रिस्क, वो लोग ऐसा डरते हैं कि IPO जाने से हमारा कंपनी डूब जाएगा या कुछ मतलब ऐसा परेशानी खड़ी हो जाएगी, मे बी कंप्लेंट जो आप बोल रहे हैं। सो ऐसा क्यों है साउथ में? क्योंकि आजकल आप साउथ में है, ज़्यादा फोकस है। मैं साउथ में अभी मेरा फोकस ज़्यादा इसलिए है क्योंकि हम काफ़ी इंडिया में आप देखेंगे ज़्यादातर, आपने करेक्ट बताया कि सबसे ज़्यादा IPO जो 2022 से 23 में आए, सारे मेजोरिटी जो है IPOs गुजरात से है, ठीक है। और उसके बाद आता है दिल्ली, महाराष्ट्र, वो जगह से आ रहे हैं। साउथ इतना बड़ा मार्केट है और इतनी सारी MSME कंपनीज है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है, फार्मा हब है हैदराबाद, तो
और काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियाँ मेन बोर्ड पे लिस्टेड भी है, डॉक्टर रेड्डीज़ वगैरह, डिवीज़, सारी हैदराबाद बेस्ड काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज मेन बोर्ड पे भी है, जो कितने सालों से ट्रैक रिकॉर्ड है। तो काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज है जो हैदराबाद में आज भी साउथ में अवेलेबल है। तो आपका गुंटूर एरिया ले लो, विजयवाड़ा ले लो, तो वहाँ की तो कोई कंपनी आ ही नहीं रही है हैदराबाद में, ये सॉरी लिस्टेड SME में या मेन बोर्ड में, जिनके आप टर्नओवर देखेंगे तो 100 करोड़ से लेके 2-2, 3-3 हज़ार करोड़ की कंपनी भी हो गई है, जो आज तक SME या मेन बोर्ड पे IPO में नहीं आई, क्योंकि नॉलेज नहीं है उतना। जैसे आप करेक्ट बोल रहे हो, उनको डर लगता है कि मार्केट में जाएंगे हमारी इक्विटी पब्लिक में चली जाएगी, हमारा प्रॉफिट जो है फिर डिविडेंड देना पड़ेगा, बोनस देना पड़ेगा, वो सारे फिर कंप्लाइंस करना पड़ेगा। ये सबसे एजुकेशन जो उनको देना चाहिए, जो राइट एजुकेशन मिलना चाहिए एंटरप्रेन्योर्स को, कि भाई आप लिस्ट करोगे तो आपकी कॉर्पोरेट वेल्थ बढ़ेगी। जो आप बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड में कर रहे हो, एक उसकी भी एक लिमिटेशंस है, लेकिन वेल्थ क्रिएशन तो स्टॉक मार्केट में पब्लिक डोमेन होके ही आएगा। आपको ग्लोबल प्रेजेंस चाहिए, ग्लोबल मार्केट को भी ट्रैप करना है आपको और कैप्चर करना है, तो आपको बहुत बड़ा फंड चाहिए। तो बड़ा फंड आपको चाहिए तो आपको मार्केट में आना ही पड़ेगा। जितने भी आप पुराने भी पास ट्रैक रिकॉर्ड देख लोगे, टाटास, बिरलास, ये अंबानीस, अदानीस, और उसके बाद भी काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, शिव नादर वगैरह, अजीम प्रेम जी, विप्रो वाले, जितने भी लोग मार्केट में आने के बाद ही वेल्थ क्रिएशन हुए हैं। तो हर कोई IPO में आया। नारायण मूर्ति जी इन्फोसिस भी जब IPO में आए थे 73 में, तब मार्केट अलग था सीनेरियो। तो मैं आपसे 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो आज लेवल देख लो, तो मार्केट में आने के बाद फंड जब भी उनको एक्सपेंशन के लिए प्रोमोटर्स को चाहिए, मिल जाता है इजीली। तो अभी आप साउथ में जो घूम रहे हैं, आपको क्या मतलब अभी ट्रेंडिंग के हिसाब से? नहीं, अभी बहुत अच्छा हो रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। अभी मैं रिसेंटली 2 दिन से हैदराबाद में हूँ, एक लास्ट वीक भी आया था, और काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स से मिल रहा हूँ, कंपनी से मिल रहा हूँ। तो अभी उनको जो वही मैंने आपसे शेयर किया कि उनको ये लग रहा है कि ऐसा पैसा देगा कौन। यानी 8-8, 10-10 करोड़ के प्रॉफिट वाली कंपनी को भी डर लगता है कि मैं मार्केट में जाऊंगा, अगर मेरी कंपनी की वैल्यूएशन 100 करोड़ है तो 25 करोड़ का IPO आता है, 26 करोड़ का, तो हु विल इन्वेस्ट? तो मुझे तो कोई जानता नहीं है, तो मेरी कंपनी में पैसा क्यों डालेंगे? तो उनको वो आज भी वो उसमें से बाहर नहीं आ रहे। तो उनको समझाना पड़ता है कि भाई मार्केट पूरा डिफरेंट है, आपकी कंपनी अच्छी है, प्रेजेंटेशन बनता है, मर्चेंट बैंकर से भी रजिस्टर्ड रहता है, तो आप एक्सचेंज में NSE, BSE, जो एक्सचेंज में आपकी क्राइटेरिया मैच होते हैं उधर आप लिस्ट कर सकते हो, और लिस्टिंग के फ़ायदे क्या है, गैर फ़ायदे क्या है, सारा हम उनको एक्सप्लेन करते हैं। और फिर अगर कंपनी अच्छी है तो स्टार्टअप में मैं खुद इन्वेस्टमेंट करता हूँ कंपनी में, और फिर मर्चेंट बैंकर से मिला के उनको IPO के लिए मर्चेंट बैंकर उनको आगे गाइड करते हैं। मार्केट अभी अच्छे हो रहे हैं, अभी इलेक्शन भी आने वाले हैं, लोकसभा इलेक्शन इज इन द कॉर्नर। सो आप आज से 5 साल के बाद कैसा देख रहे हैं एज पर मार्केट? मतलब प्रीवियस मार्केट भी कैसा था? हम लोग स्टॉक मार्केट चलता है इकोनॉमी पे, ठीक है। तो वर्ल्ड की इकोनॉमी आप रिसर्च करोगे लास्ट 25 साल से 30 साल की, तो डाउनफॉल भी आए। हमने दुबई क्राइसिस भी देखा, 2008 के लेमन ब्रदर्स का भी देखा, और उसके पहले 2000 में स्कैम भी देखा इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो आप सारा पैरामीटर्स देख लो, तो और आज का सेंसेक्स देखेंगे तो 75,000 पे हम खड़े हैं, तो ऑल टाइम हाई पे हम खड़े हैं। और जैसे आपने पूछा कि भाई इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन के बाद क्या होगा, जैसे लग रहा है कि इलेक्शन पॉजिटिवली जाएगा अगर मोदी सर वापस आते हैं ये नेक्स्ट टर्म में, तो अपना जो आज का GDP देख लीजिए, इन्फ्लेशन देख लीजिए, वर्ल्ड वाइड जितने US वगैरह से कंपैरिजन करें, फिस्कल डेफिसिट देख लीजिए, तो इंडिया वैसे टॉप पे ही है। तो हमको लग रहा है कि अगले 5 साल में, 5 से 7 साल में ये अपना जो सेंसेक्स 75,000 है वो 1.5 लाख तक जाएगा। यानी देयर इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर MSME। और गवर्नमेंट भी, मोदी सर भी एज अमृत काल करके प्रमोट कर ही रहे MSME को, और आप काफ़ी MSME को लोन वगैरह भी प्रोवाइड हो रहे हैं अच्छे से। लेकिन जो मेरा मानना है, अगर आप इक्विटी में जाते हो तो इट्स इजी वे, क्योंकि एक SME IPO करने के लिए 4 से 5 महीने का प्रोसेस है। तो अगर कोई कंपनी आज शुरू करती है SME का IPO के लिए मन बना लेती है, तो 4 से 5 महीने में उनकी समझो 10 करोड़ का प्रॉफिट है, तो 25-26 करोड़ उनको IPO के जरिए 4-5 महीने में मिल जाता है। तो बाकी के 8 महीने 9 महीने में वो जो भी है 7-8 महीना मिलता है, वो ग्रोथ के लिए फंड रेज करके एक्सपेंशन कर सकता है। सो यंग जनरेशन का जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, बिकॉज आजकल सही में सब लोग थोड़ा एक्सप्लोर करना ज़्यादा चाह रहे हैं, एंड स्पेशली आप जो बोले गवर्नमेंट आने के बाद इतने सारे स्कीम्स हैं उनका,
सो आप क्या बोलना चाहेंगे यंग जनरेशन? नहीं, गवर्नमेंट तो स्टार्टअप इंडिया भी रिसेंटली G20 किया मोदी सर ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने G20 बहुत ही बढ़िया किया ऑल ओवर इंडिया में। हम भी पार्टिसिपेट करते हैं, हमारी कंपनीज भी। और उसके बाद अभी लास्ट टाइम भी अमृतकाल करके जो उन्होंने बनाया कि दिस इज़ अमृतकाल, सारी कंपनी ग्रोथ कर रही है, इन्फ्लेशन ये है, GST की अमाउंट गवर्नमेंट को अच्छी आ रही है, आमदनी, इनकम टैक्स अच्छा लोग भर रहे हैं, लोग एजुकेट हो रहे हैं, कि नया नया न्यू जनरेशन वो समझ रहा है कि बिज़नेस क्या है, सारा डिजिटलाइजेशन हो रहा है, सारा ऑनलाइन हो रहा है। तो एक बहुत ही अच्छा माहौल हो गया है। और जो लास्ट 10 साल से जो गवर्नमेंट कर रही थी उसके रिजल्ट अभी सामने आ रहे हैं हमारे, कि अपना इंडिया कौन से लेवल पे था, आज 15 लेवल से लेकर 3rd लेवल पे आ गया, टॉप में। और अगले 10 साल में लग रहा है कि एक अलग $1 ट्रिलियन इकोनॉमी पे इंडिया आ जाएगा, टॉप पे। तो जो गवर्नमेंट काम कर रही है, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, किसानों को काफ़ी टेक्नोलॉजी लेके आया। ड्रोन के लिए रिसेंटली दीदी करके वो लोग ने रिसेंटली लॉन्च किया है। तो काफ़ी सारा गवर्नमेंट सपोर्ट भी है, सारी इंडस्ट्री को गवर्नमेंट बहुत अच्छे तरह से सपोर्ट कर रही है। तो इसलिए हमको लग रहा है कि एंटरप्रेन्योर के नेक्स्ट 5 से 7 साल में इंडिया में बहुत पैसा FPI के ज़रिए भी आएगा। जो इन्वेस्टमेंट आज आ रहे हैं, आज जिनको नॉलेज है वो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको नॉलेज नहीं है, वो इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करते हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो FD करते हैं बैंक में, जो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो SIP में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन ये पाँचों लोग का पैसा जो बैंक में जाता है, FD में जाए, LIC में जाए, या फिर आपका SIP में जाए, घूम के सारा पैसा तो मार्केट में ही आता है। लास्ट में जो आपको इंटरेस्ट दे रही है बैंक दे या इंश्योरेंस है, जो उनके पैसे तो पड़े नहीं रहते, वो तो इक्विटी में या डेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो 50% उनका इक्विटी रहता है, 50% उनका डेट रहता है। तो जो इन्वेस्टमेंट इक्विटी में आता है, तो ये जो लिस्टेड एंटिटी है जितनी स्टॉक मार्केट में 5000 कंपनी, उनमें से कोई कंपनी वो लोग लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, SME है, उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे कंपनी का फंडामेंटल देख के। अभी क्योंकि वो सवाल मेरा पर्सनल सवाल भी है आपसे कि जैसे हम लोग मैं जैसे मेरे बेटे के लिए कुछ फिक्स डिपॉजिट करके रखी हूँ, या लोग रखते हैं, पेरेंट्स रखते हैं, तो फिक्स डिपॉजिट, इंश्योरेंस, ये सब बनाने से, मतलब इट्स नॉन टेक्निकली मैं पूछ रही हूँ, जो जिनका कंपनी नहीं है, सो उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि वो लोग कहाँ पे फॉर लॉन्ग टर्म सोच के कहाँ पे जहाँ पे रिटर्न्स अच्छा है? क्योंकि फिक्स डिपॉजिट का आपको हर एक बैंक का कोई थोड़ा सा परसेंटेज आप कितने भी साल ले लीजिए, तो जहाँ पे डबल ट्रिपल, क्योंकि मैंने सुना है आप बहुत सारे लोगों का डबल ट्रिपल पैसा बनाए हो, सो कुछ सजेशन ऐसा देंगे स्पेशली? नहीं, उसमें क्या है कि फंडामेंटल पे हम डबल ट्रिपल तो हमारा कॉल रहता है भाई, 2 साल 5 साल के व्यू से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, 5 ईयर्स मिनिमम। अगर आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट एज ए इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करते हो, तो पहले तो आपको कंपनी के बारे में जानना चाहिए, कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में जानना चाहिए, कंपनी के फंडामेंटल्स, मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट कितना है, उनका रेवेन्यू डोमेस्टिक से कितना आ रहा है, एक्सपोर्ट से कितना आ रहा है, और उनका ग्रोथ क्या लग रहा है आपको, अगले 5 साल में कंपनी कहाँ पे जाएगी। तो फंडामेंटल आप एनालिसिस हम करते हैं, फिर फंडामेंटल एनालिसिस करके हम कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हम लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि मार्केट है और मार्केट सुप्रीम है, मार्केट से बड़ा कोई नहीं है। तो मार्केट ऊपर भी जाएगा, नीचे भी आएगा। तो हम जब डाउनफॉल भी आता है तो हमारी कैपेसिटी एवरेज करने की, तो हम एवरेज करते हैं। एज अ नए इन्वेस्टर है जो स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, हम उनको एक ही सेशन डायरेक्ट कोई भी चीज़ का न्यूज़ ड्रिवन या मीडिया ड्रिवन, आप कुछ भी किसी का रिकमेंड या व्हाट्सअप ग्रुप में कहीं होता है चैटिंग, ये ले लो वो ले लो, उसमें नहीं जाना कभी भी ज़िंदगी में भी। उससे अच्छा आप SIP में डालो, म्यूचुअल फंड में डालो, सेफ है इन्वेस्टमेंट। लेकिन डायरेक्ट किसी के कहने से स्टॉक मार्केट में, इक्विटी में नहीं जाना, इट्स अ वेरी रिस्की। इसी सिलसिले में और एक आपसे पूछूंगी, आपका फंडिंग टच इंडिया बोल के जो कंपनी है, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपके कंपनी से कैसे एडवाइस लिया जाए, जुड़ा जाए, और आपका कंपनी क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करती है? फंडिंग टच जो है मेरा कंपनी बॉम्बे में मेरा ऑफिस है, चेंबूर में, और इसमें मैं स्टार्टअप कंपनीज में एज अ एंटरप्रेन्योर में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। और मेरी टिकट साइज जैसे बताया 1 करोड़ से 5 करोड़ है। कंपनी अगर फंडामेंटल अच्छी लगती है तो मेरा लीगल बिजनेस फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस होता है, वो होने के बाद हमको लगता है कि इन्वेस्टमेंट करना है तो हम उसमें इन्वेस्टमेंट में इंडिविजुअली करता हूँ, और फिर कंपनी को गाइड करता हूँ, बड़ा करता हूँ। जब उसके नंबर्स वगैरह एक IPO लेवल तक आ जाते हैं, 2 साल 5 साल जो भी होराइजन रहता है, तो फिर वो आने के बाद हम उनको IPO में लेके जाके काम करते हैं।
तो मैं मिनिमम 7 इयर्स का होराइजन एक कंपनी में रखता हूँ। 5 से 7 साल मेरा इन्वेस्टमेंट हर कंपनी में रहता है। और फंडामेंटल अच्छा है। अभी काफ़ी सारी यूनिक कंपनीज भी आ रही है, जैसे ड्रोन बेस्ड कंपनीज है वो आ रही है। मेरी एक और AI भी बहुत कंपनी आ रही है। जैसे मेरी एक और कंपनी है जो लिथियम आयन बैटरी बनाती है, जो रिसेंटली मैं IPO फाइल कर रहा हूँ अगले 1 महीने में। तो वो एक IPO आ रहा है मेरा। और काफ़ी यूनिक कंपनीज है जो आज तक मार्केट में आई नहीं है, वैसी कंपनी अभी अपॉर्चुनिटी आई है मार्केट में। तो इनिशियल स्टेज पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे काफ़ी फार्मा कंपनीज भी है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन वाली एक कंपनी है। तो यूनिक कंपनी भी है और भी जो जिसमें मेरा इन्वेस्टमेंट है, और अगले 1-1.5 साल में सारे IPO आ जाएंगे। सो आप फंडिंग टच इंडिया से आप सिर्फ IPOs का ही IPO और कंसल्टेंट एज अ कंसल्टेंट में कंपनीज को शेयर खरीदना चाहे कहाँ पे क्या वो आप दैट आल्सो यू गिव सजेशन कि मेरा इन्वेस्टमेंट रहता है, लेकिन क्या है कि इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू रिस्क रहता है मार्केट। तो मैं इस तरह से रिकमेंड नहीं करूँगा कि मैंने खरीदा है आप खरीदो। बस मेरा इन्वेस्टमेंट कहाँ पे आप पूछो तो मैं बता सकता हूँ कि मेरा ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद इन्वेस्टर को लगता है इन्वेस्ट करना चाहिए तो फंडामेंटल रिसर्च करके मैं उनको सजेस्ट करता हूँ पहले आप रिसर्च कर लो, कंपनी स्टडी कर लो और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करो। तो इस तरह से हम डायरेक्ट रिकमेंड नहीं करते। तो जो सेबी के खिलाफ है उल्लंघन है इस पर गाइडलाइन का, तो हम उस पर रिकमेंड नहीं करते कोई कंपनी। हाँ, लेकिन जो स्टार्टअप कंपनीज है जहाँ पे मेरा इन्वेस्टमेंट रहता है वो प्रमोटर्स को अगर 10-20 करोड़ चाहिए और मेरा कैपेसिटी 5 करोड़ है तो 5 मैं लगाता हूँ। बाकी का फंड उनको पी फंड, प्राइवेट इक्विटी, HNI इन्वेस्टर्स है, मेरे कॉर्पोरेट हाउसेज है, उधर मैं बात करके प्रेजेंटेशन कंपनी विजिट करा के उनको अगर अच्छा लगता है तो वो फंडिंग करते हैं। मैं आपका लिंक्डइन प्रोफाइल देख रही थी, वहाँ पे आप हमेशा कुछ ना कुछ कोटेशन देते रहते हैं इन कनेक्ट टू इन्वेस्टमेंट, कैसे पैसा बनाया जाए, पैसे से पैसे कैसे बनाया जाए। परसों मैं देख रही थी वहाँ पे आपने एक कोटेशन लिखा है जहाँ पे सोते हुए तुम पैसा कमाओ, when you are sleep you know earn money. So how it can be like वो कौन से पैसा है कि आप जैसे मैं आपको बोलता हूँ हाई रिस्क हाई रिटर्न, ठीक है। तो स्टार्टअप में ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी आज मिल रही है कि स्टॉक जो है इन्वेस्टमेंट हम जहाँ पे स्टार्टअप में करते हैं उधर मल्टी बैगर हो जाता है। क्योंकि स्टार्टअप एक ऐसी चीज़ है, इंडिया में ऑलरेडी काफ़ी सारी स्टार्टअप आ रही है और काफ़ी अच्छे अच्छे एंटरप्रेन्योर्स IITians सब आ रहे हैं जिनके पास बिजनेस मॉडल अच्छा है, लेकिन एक्सपेंशन के लिए शुरुआत के लिए जो उनको पैसा चाहिए R&D के लिए वो नहीं है। तो आज भी हम जैसे अटल इंक्यूबेशन सेंटर है, AIIDA नाम है, तो उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो उधर से हमको कंपनीज आती है स्टार्टअप। तो अभी भी मेरी 6-7 कंपनीज से डिस्कशन हो रही है जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो ऑलरेडी बिजनेस अच्छा है, मॉडल अच्छा है उनका, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है क्योंकि अभी वो पढ़ रहे हैं, उनकी पढ़ाई भी चालू है, साइमल्टेनियसली वो प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं। तो ऐसी ऐसी यूनिक टेक्नोलॉजी रोबोटिक्स वगैरह बना ली है, लेकिन उनको फिजिकल करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, तो वो मैं हेल्प करता हूँ। तो मैं एक कंपनी जैसे मैंने आपको बताया भारत रोवन जो ड्रोन बनाती, मैंने ये आइडिया से ही ली थी। आज वो कंपनी का टर्नओवर लास्ट ईयर का 19 करोड़ का टर्नओवर था और 5 करोड़ का पैट है, 4 करोड़ 80 लाख समथिंग। तो जब मैं इन्वेस्टमेंट किया था तो तभी कंपनी का टर्नओवर बहुत छोटा था और वैल्यूएशन भी बहुत कम थी। आज कंपनी ऑलमोस्ट 20 करोड़ का रिवेन्यू कर रही है और 5 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है। तो क्या होता है कि ये जब यंगस्टर जो एंटरप्रेन्योर्स है उनके पास कॉन्सेप्ट अच्छा है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, लेकिन फ्यूल नहीं है, पैसा नहीं है एक्सपेंशन के लिए। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि जहाँ पे हमारा रातों रात पैसा मल्टीप्लायर हो जाता है। सो हितेश जी, जाने से पहले आप दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे, और आपका कोटेशन में से ही एक कोटेशन ऐसा करके आप एक्सप्लेन करके जाइए कि हमारे जनरेशन को ये समझ में आए कि रिस्क, बिजनेस करने में रिस्क जो होता है वो रिस्क बहुत अच्छा होता है। देखो, बिजनेस करें, हर बिजनेस में रिस्क तो है, लेकिन ये जो आप SME में IPO करके फंड रेजिंग करने जा रहे हैं, इससे कैलकुलेटिव रिस्क है, इसमें रिस्क जैसा तो कुछ नहीं है। बस आप एक कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड प्रोप्राइटरी या पार्टनरशिप चला रहे थे उसको भी पब्लिक में लेके जा रहे हो। तो अभी जो आप बुक्स है आपकी इंटरनल ऑडिटर है या फिर इंटरनल कंपनीज के जो डायरेक्टर्स है उनके पास थी, अभी पब्लिक डोमेन हो रही है और होनी भी चाहिए। क्या है उसमें गलत, जब आप कोई गलत काम कर ही नहीं रहे हो, पैसा कंपनी से साइफन ऑफ नहीं कर रहे हो, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, पब्लिक का पैसा ले रहे हो और बिजनेस में डाल के बिजनेस को मल्टीफोल्ड कर रहे हो, तो गलत क्या हो रहा है? आप प्रॉफिट करोगे तो डिविडेंड डिक्लेयर करो,
आप बोनस डिक्लेयर करो, आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को कमाने दो। तो कोई भी कंपनी इन्वेस्टर का बेस लेके ही बड़ी होती है। कोई जितनी भी कंपनी इंडिया में टॉप की कंपनी आप टॉप 15 ले लो, चाहे वो रिलायंस हो, अदानी हो या टाटाज हो, सब कंपनी ले लो, तो इन्वेस्टर को साथ में लेके ही चलिए, क्योंकि उनका 30 साल 40 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। कोई भी कंपनी में आप पैसा, वो लोग की कंपनी में किसी का पैसा डूबा नहीं आज तक, वो ट्रैक रिकॉर्ड है उनका, क्योंकि वो इन्वेस्टर को साथ में लेके चलते हैं, डिविडेंड देते हैं टाइम पे, बोनस देते हैं, पूरा नीट एंड क्लीन कंपनी मैनेजमेंट रहता है। तो वो क्या, वो यंग एंटरप्रेन्योर जो है, नए जो एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, उनको उनसे सीखना चाहिए कि भाई कैसे मुकेश अंबानी जी कंपनी चला रहे हैं, या फिर कैसे रतन टाटा जी इतने साल से एम्पायर चला रहे हैं। तो उनसे आप सीखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगी कि ये बिजनेसमैन कैसे बिजनेस आगे मल्टीफोल्ड कर रहे हैं। सब कंपनीज आईपीओ में आ ही रही है, उनकी सब कंपनी हर 2 साल 3 साल में आईपीओ में आ रही है, फंड रेस कर रही है, और लेकिन इन्वेस्टर के लिए छोड़ रही है। तो मैं एसएमई में जो भी आईपीओ भी आ रहे हैं उनको यही बोल रहा था, पी मल्टीपल 10-12 मल्टीपल पे आप आओ, इन्वेस्टर के लिए टेबल पे रखो और कंपनी को अच्छी नीयत से चलाओ, बड़ी करो। तो ये मेरा कहना है। हितेश जी, आप आए। उम्मीद करती हूँ कि फंडिंग टच इंडिया से भी हमारे दर्शकों को भी मदद मिलेगा। सो मैं यहाँ पे यही बोलूँगी कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फंडिंग टच का वेबसाइट, कॉन्टैक्ट नंबर सब दे दूँगी। किसी को भी कुछ भी है तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो मुझे हितेश जी से बात करके फिर रिप्लाई करना पड़ेगा। सो बेटर है आप डायरेक्ट फंडिंग टच इंडिया वेबसाइट में जाके इनके साथ कंसल्टेंट ले सकते हैं। कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, मे बी मैं कुछ सवाल नहीं पूछी जो आपके मन में आ सकते हैं, वो भी आप पूछ सकते हैं। सो मैं उम्मीद करूँगी ये एपिसोड आपको वेल्थ मैनेजमेंट में और पैसा कमाने में, पैसे से पैसा कमाने में मदद करेगी। नमस्कार।